Hello students, good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Fusion Classes. तो चलिए गैसेस स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं और आई थिंक सो इट इज द लेक्चर नंबर 6, है ना। 5 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं जिसमें हम लोग सारा कुछ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसका इक्वेशन, सारा कुछ हम लोग बता चुके हैं। आज हम लोग मूव करेंगे लेक्चर नंबर 6 जिसमें बेसिकली क्या है, कोलिजन पैरामीटर एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, ये है हम लोग का आज का टॉपिक। चलिए तो मूव करते हैं सबसे पहले कोलिजन पैरामीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, कोलिजन पैरामीटर क्यों, कोलिजन का यहाँ क्या लेना देना है। तो भाई याद करो, जब केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं, गैसेस का मूवमेंट रैंडम होता है ना। तो जब वो मूवमेंट रैंडम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है अदर गैस के साथ कोलिजन तो करेगा ना, और कोलिजन से ही उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है वो बाहर आएंगे। क्लियर। तो कोलिजन पैरामीटर है क्या, quantities that describe the frequency and characteristics of collision between gas molecules is known as collision parameters। वैसा क्वांटिटी जो डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलिजन, मतलब कितना जल्दी कोलिजन हो रहा है और उस कोलिजन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोलिजन पैरामीटर। अब ऑब्वियसली मैंने बताया कि भाई ये कोलिजन जो होता है, ये पैरामीटर्स जो होते हैं वो बहुत सारी चीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डिफ्यूजन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, इसमें बहुत सारा कोलिजन पैरामीटर्स भी काम करता है, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग को कौन कौन से कोलिजन पैरामीटर पढ़ने हैं, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ। बेसिकली ये सारे मेंशन है तुम्हारे सिलेबस में, है ना। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का कोलिजन डायमीटर। जैसे कि नाम से क्लियर होगा, कोलिजन डायमीटर, है ना। इसका मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं। जब ये कोलिजन करेगा तो दोनों का आपस में रेडियस होगा और रेडियस का टोटल जो लेंगे दैट इज कोलिजन डायमीटर। Same, when two molecules approach each other as a result of attractive forces present in these molecules, they approach quite close to one another. Quite close to one another मतलब साथ में आ जाएंगे। The distance between the center of two molecules at a point of their closest approach is known as collision diameter। इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, जैसे कि यहाँ पे दिखा है। तो D क्या है, रेडियस ऑफ दिस प्लस रेडियस ऑफ दिस, तो D इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ठीक है, हम लोग का जब हम लोग बाद में आगे बात करेंगे तो हो सकता है ये काम भी थोड़ा बहुत आएगा। नेक्स्ट आते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या है, ये एक एजम्पशन है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा, ठीक है, तो दूसरे मॉलिक्यूल का जो सेंटर है, ठीक है, उसका वो जो है एक इमेजिनरी एरिया के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वो जो इमेजिनरी एरिया है उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे देखना, when two molecules collide, जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, it is assumed that an imaginary sphere exists surrounding the molecules into which the center of another molecule cannot penetrate। ये मेरा RA है एक मॉलिक्यूल, और इसका इमेजिनरी एरिया ये मोटे वाले जो एकदम सर्कुलर है ना, ये तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि RA से जब RB कोलाइड कर रहा है तो RB का जो सेंटर है ना वो इस इमेजिनरी लाइन के अंदर नहीं आ रहा है। तो इस टाइम में जो कोलिजन का ये जो एक सरकमफेरेंस क्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे कोलिजन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दिस इमेजिनरी एरिया ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया और कोलिजन क्रॉस सेक्शन। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो सिग्मा से। कोलिजन क्रॉस सेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू पाई डी स्क्वायर। क्लियर, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं कोलिजन नंबर। तो कोलिजन नंबर से क्लियर है, एक मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने बार कोलिजन कर रहा है। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, कोई भी ए मॉलिक्यूल है, पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड, पर मीटर क्यूब एरिया, मान लेते हैं ये क्या एजम्पशन है, पर मीटर क्यूब एरिया के अंदर कितना बार कोलिजन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे कोलिजन नंबर।
द नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नोन एज द कोलिजन नंबर। तो कोलिजन नंबर को डिनोट किससे करते हैं? Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z इक्वल टू रूट अंडर 2 पाई डी स्क्वायर C, ये वाला कौन सा? एवरेज वेलोसिटी है ना, इनटू रो। तो यहाँ पे सारा टर्म्स है। D इज द कोलिजन डायमीटर, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले देखें। उसके बाद C मेरा एवरेज वेलोसिटी हमको पता है। P इज द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर डेंसिटी? तो नंबर डेंसिटी एक तरह से सोच सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम ये लेके चल सकते हो, तो नंबर डेंसिटी इसी को बोलेंगे। ठीक है, चलो आने वाले टाइम में और भी अच्छे से बात कर सकते हो। नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन वॉल्यूम, इस तरह से बोल सकते हो नंबर डेंसिटी। हेंस n number of molecules that undergo collision in 1 second will be n times of z। अगर मान लो मेरे पास नंबर कितना n है, अगर नंबर कितना है n है, समझ में आ रही बात? तो ऑब्वियस सी बात है एक सेकंड में कितना बार वो कोलाइड करेगा? n टाइम्स। अगर मान लो यहां पे मेरा एक मॉलिक्यूल था, यहां पे कितना n मॉलिक्यूल है, तो n मॉलिक्यूल अगर होगा तो n टाइम्स वो कोलिजन में पार्टिसिपेट करेगा ना। तो उस केस में फिर कोलिजन नंबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर 2 पाई डी स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी इंटू रो, ये तो था ही, इंटू रो होगा। रो का मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर कितना मॉलिक्यूल्स है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम v, तो नंबर डेंसिटी तो रो ही रहेगा। समझ में आई बात? अभी तक सिंगल एक ही मॉलिक्यूल था, तो वो हो सकता है कोलिजन में पार्टिसिपेट, कंटेनर से कोलिजन कर रहा होगा। पर अब n मॉलिक्यूल्स है और उसका वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी नंबर डेंसिटी क्या होगा? रो होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रो से गुना करेंगे। एक नंबर के लिए ध्यान से समझना, एक मॉलिक्यूल के लिए कोलिजन नंबर ये हो रहा था। समझ में आई बात? तो मेरे पास तो n मॉलिक्यूल्स है, तो n मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? n मॉलिक्यूल्स का तो भी अपना नंबर डेंसिटी होगा। तो नंबर डेंसिटी किससे डिनोट कर रहे हैं? रो से। तो ये गुना रो, दैट इज रूट अंडर 2 पाई डी स्क्वायर सी रो स्क्वायर। ध्यान रखना ये कितने के लिए? n मॉलिक्यूल्स के लिए, सिंगल के लिए ये है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना जल्दी कोलिजन हो रहा है। अभी हम लोग कोलिजन नंबर पढ़े कि कितना कोलिजन हो रहा है, अब कितना बार कोलिजन हो रहा है ना, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन ऑकर्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, कितना मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हो रहा है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो इसको डिनोट किससे करते हैं भाई? इसको भी z से ही करते हैं, बट फिर सर तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, मान लो दो मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहा है। अब ये दो जो कोलिजन कर रहा है, ये में भी दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो अगर सेम होगा और अलग अलग होगा, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ध्यान देना। अगर सेम हुआ, इफ कोलिजन मॉलिक्यूल सेम, Z11 समझ में आ रही होगी, अभी मैंने बताया अगर 1 1 है तो सेम है, 1 2 है तो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। समझ में आई बात? द नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो वो कितना है? ये अभी देखें इसमें, है ना, टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स के लिए। अब ध्यान देना, अगर मेरा दोनों मॉलिक्यूल जो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहा है सेम हो, ध्यान से समझना, दोनों मॉलिक्यूल सेम हो, तो कोलिजन नंबर कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहा है। ध्यान से सुनना, तो दो मॉलिक्यूल मिलके कोलिजन तो एक ही बार कर रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी कितना? हाफ होगा ना। दो मॉलिक्यूल मिलके एक बार कोलिजन कर रहा है, तो एक मॉलिक्यूल कितना बार कोलिजन कर रहा है? हाफ टाइम्स। तो सीधा सीधी Z11 हाफ ये, तो इसका ये हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है भाई? दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाए, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो? अलग अलग हो जाए, मतलब कि Z11 नहीं होगा, Z12 हो जाए,
तो उस केस में तो नंबर डेंसिटी भी डिफरेंट हो जाएगा ना, समझ में आ रही बात। तो नंबर डेंसिटी जब डिफरेंट होगा तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट वहां पे जहां पे यहाँ पे रो स्क्वायर था, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल हम सेम लेके चल रहे थे, अब रो 1 रो 2 हो जाएगा अलग अलग। चीज सबको समझ में आई होप आ गया होगा, क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया मैंने ये चीज। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करते हैं। हम लोग को पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, रूट अंडर 8 RT बाई पाई एम। तो सीधा सीधी हम इस फॉर्मूला में बैठा दिए, कहां गया, इस फॉर्मूला में बैठा दिए। जैसे बैठाएंगे तो ये आएगा, तो Z11 का इसको जब सॉल्व करेंगे 2d स्क्वायर रो स्क्वायर रूट अंडर पाई RT बाई एम। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे तुम, थोड़ा सा ध्यान देना। इसका मतलब हो गया जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज वेलोसिटी के। सबको समझ में आ रही है बात, कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज वेलोसिटी, है ना। और किसके, और नंबर डेंसिटी, दो चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना उसमें आ जाते हैं। बहुत समय एक आध बार जैम में भी शायद आया हुआ है क्वेश्चन कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज वेलोसिटी का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ नंबर डेंसिटी। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। चलो, तो सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, तो भाई हमको पता है सीधा सीधी कि Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी में रूट अंडर T आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो दूसरा, यही चीज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एकदम यही चीज है। चलो दूसरा आते, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आएंगे, आएंगे ना। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स अप्रोच करेगा, क्लोज आएगा, क्लोज आएगा तो गिवन वॉल्यूम के अंदर नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगा, और नंबर डेंसिटी बढ़ेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। चीज समझ में आया, बस यही चीज है। As we increase the pressure, the distance between the gaseous molecule decreases, है ना, दो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड हेंस नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर, नंबर डेंसिटी का स्क्वायर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं मीन फ्री पाथ। चलो, मीन फ्री पाथ क्या है, मान लो दो कोलिजन हुआ सक्सेसिव, मतलब एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन किया, फिर वो मॉलिक्यूल कहीं जाके दूसरा एक कोलिजन किया, ठीक है। इन दो कोलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में जो मीन डिस्टेंस ट्रेवल करता है मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मीन फ्री पाथ। इसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब ये डिपेंड किस में करेगा कि भाई सबसे पहले इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, भाई जो कोलिजन कर रहा है वो कितने एवरेज वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरा, वो टोटल कितने कोलिजन कर रहे हैं। भाई मान ले एक मॉलिक्यूल एक ही कोलिजन ही किया तो तुमको पता चलेगा कि उसका मीन फ्री पाथ कैसे होगा। तो भाई दो करेगा तब तो पता करोगे, बात समझ में आई बात। तो सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूल का हमको ये भी तो पता चलना चाहिए कि कितना टोटल नंबर ऑफ कोलिजन वो किया, तो ऑब्वियस मीन फ्री पाथ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाय कोलिजन नंबर, कितना कोलिजन वो कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन z, तो 1 अपॉन रूट अंडर 2 पाई डी स्क्वायर रो, सी का कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी सी है, इसमें भी कोलिजन नंबर में भी सी था, है ना, फॉर्मूला में देखे थे। अब यहां पे एक चीज समझते हैं भाई, ध्यान देना सब कोई। हम लोग को पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, और आर क्या है, आर होता है तुम्हारा गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट किससे आता है, एवोगाड्रो नंबर इनटू केबी, केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आर के जगह Na इंटू केबी, तो हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू एन Na केबी टी बाई वी। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N इंटू Na, दैट इज कैपिटल N, N इंटू Na दैट इज कैपिटल N।
नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू केबीटी बाई वी। अब ध्यान से समझना, तो n अपॉन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन केबीटी। भाई ध्यान से समझ, यही तो तेरा रो है, n अपॉन v टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। हम शुरू में भी बोल रहे थे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द रो। तो n अपॉन v इक्वल टू रो और वो इक्वल टू p अपॉन केबीटी होता है। समझ में अब आ गया होगा, ये वाला बहुत कोई को शुरू में डाउट रहता है ये रो है क्या, अब समझ में आ गया। n अपॉन v ही रो है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन गिवन वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम जो बोल रहे हैं। तो कोलिजन नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। तो कोलिजन नंबर का ये फॉर्मूला होता है, और रो इक्वल टू हम लोग निकाले p बाई केबीटी। तो रो के जगह हम लोग p बाई केबीटी यहां पुट कर दिए, ठीक है। तो अब मीन फ्री पाथ क्या होगा, तो मीन फ्री पाथ हो जाएगा c अपॉन जेड, c इंटू केबीटी बाई, ऑब्वियसली c बाई जेड होगा, z का वैल्यू भाई तुमको पता है, z का वहां यहां से, तो रो के जगह हम क्या लगा दिए, p बाई केबीटी। तो p बाई केबीटी होगा तो केबीटी ऊपर चल जाएगा, c कैंसिल हो गया। तो रो इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबीटी बाई रूट अंडर 2 पाई डी स्क्वायर p। p इज द प्रेशर, समझ में आई बात। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सबको। फॉर्मूला के बेस में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। चलो आगे बढ़े। आ गया वो दिन जिसका हमें था इंतजार। भाई इसमें क्वेश्चन कैसा आता है सर, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, बहुत टफ नहीं आता है। फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर ऑक्सीजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर मॉलिक्यूल, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द मीन फ्री पाथ एट 1 atm प्रेशर। अब देखो सारा वैल्यू तुमको यहां दिया हुआ है, केबी का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। डी का मतलब कोलिजन डायमीटर का वैल्यू, और टेम्परेचर भी दिया है। अब एक एक करके सब निकालते हैं, तो सबके लिए कॉमन क्या है, z निकालना ही पड़ेगा, है ना। z बोल रहे हैं, c एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, सारा वैल्यू तुमको दिया हुआ है, वही पुट कर दिए, 444 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, इसके बाद रो भी सब में जरूरत है, तो रो के लिए p अपॉन के बी इंटू टी। तो p मेरा ये है अपॉन के बी इंटू टी, ठीक है। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल को कैलकुलेट करने से आएगा 246.388 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये कैलकुलेशन तुम करके देख लेना, कैलकुलेशन यही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन अब करके दिखा नहीं रहे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, मेरे पास रो भी आ गया, सी भी आ गया, तो अब हम रो भी आ गया, सी भी आ गया, तो z तो निकाल ही सकते हैं ना, z आराम से निकल जाएगा, z इक्वल टू सीधा इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू आएगा ये। फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11, क्योंकि अभी देखो जब तक वो गिवन ना हो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, हम जैसे Z11 बाय डिफॉल्ट तुमको Z11 ही लेना है। अगर मान लो वो प्रिस्क्राइब कर दे कि नहीं एक का ये है दूसरा का ये है, फिर हमको दोनों का रो 1 और रो 2 निकालना पड़ेगा अलग अलग से, ठीक है। चलो तो Z11 1 बाई रूट अंडर 2 पाई डी स्क्वायर सी रो स्क्वायर, सारा वैल्यू यहाँ पे है, वही सारा वैल्यू पुट कर दिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है मीन फ्री पाथ, लैम्डा इक्वल टू केबीटी बाई रूट अंडर 2 पाई डी स्क्वायर पी, सारा वैल्यू तुम्हारे पास फिर से है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ये काम जरूर करना, सी और रो ये दोनों जरूर निकाल लेना। एक बार ये दोनों निकाल लोगे तो फिर सारे मॉलिक्यूल्स बस उसको पुट करना है, सारे फॉर्मूला में उसको पुट कर रहे हैं, आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसके बेस में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दे दिया, इसको तुम लोग अपने से बनाना। सेम क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो अपने से बनाना, अगर दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट टॉपिक है विस्कोसिटी ऑफ गैस। अब विस्कोसिटी का मतलब आई होप सबको पता है, और विस्कोसिटी डायरेक्टली मेरे माइंड में स्ट्राइक करता है किससे, हनी से, मधु, शहद, है ना। बोलते हैं ना शहद बहुत विस्कस है। तो विस्कस का मतलब क्या है, विस्कस का मतलब है जैसे पानी हम बहा दिए, कहीं एक जगह लिया पानी को ऐसे फेंक दिए, तो पानी अपने आप चलने लगता है ना, खुद फ्लो कर जाता है। ऐसा तो है नहीं कि तुमको दिखेगा पानी बहुत दिक्कत से रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा है, ऐसा है नहीं, पानी अपने आप फ्लो करते, बशर्ते उधर ढलान होना चाहिए। बट अगर तुम शहद को सेम फ्लो कराओगे, क्या होगा वो, नहीं होगा।
तो क्यों ऐसा होता है? तो क्या गैसेस में भी होता है? यस, गैसेस में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है। विस्कोसिटी ज्यादा रिनाउंस्ड इन लिक्विड्स है, ठीक है, तो गैसेस में भी होता है। और ये विस्कोसिटी होता क्या है कि भाई एक ऐसा रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी है क्या? रेजिस्टेंस है, रुकावट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट जो एक लेयर अपने दूसरे लेयर के लिए उत्पन्न करता है। सिंपल, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, viscosity is a measure of resistance of flow arising due to the internal friction between layers of gas as they slip past one another when the gas flows, ठीक है, मतलब जब एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, ये मॉलिक्यूल है इसके ऊपर फ्लो करेगा, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को रोकेगा, सब बाय सम फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। ऑब्वियस है, दो चीज का रगड़ाता है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स के चलते ये रोकेगा, और इसी रुकावट को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। अब ये रुकावट क्यों हो सकता है? हो सकता है किसी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो, है ना। समझ में आई बात? ये रुकावट ऐसे इस कारण से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हो ही, बट हो सकता है। अब इस चीज को थोड़ा सा इससे समझते हैं। देखो, मेरे पास गैस का 3 लेयर है, हम लेके चल रहे हैं, ये गैस का लेयर है। कितने लेयर है? 3 लेयर, 1 2 3, ठीक। बीच वाले लेयर का जो वेलोसिटी है वो क्या है? c है। वेलोसिटी क्या है? c है। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, तुम गौर ये किए होगे कि भाई अगर मान लो कोई बड़ा सामान को खींचना है, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत सिंपल सा बात है, तब हम इसको समझा सकते हैं। ये c प्लस डीसी, c माइनस डीसी क्या है? मान लो एक बड़ा सामान को खींचना है, या तुम्हारे घर में कुछ अगर सामान आ रहा होगा, तुम ध्यान देना, बोलेगा क्या होगा कि भाई जमीन में डायरेक्ट मत खींचिए, जमीन के ऊपर एक कुछ या तो कार्टून लगा लीजिए, कार्टून मतलब समझे वो कूट वाला, या फिर कुछ एक बस्ता टाइप का होगा, उसमें उसके ऊपर रखिए और बस्ता को खींचिए तो वो अपने आप खींचा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई जो वेलोसिटी होता है एक गैसियस मॉलिक्यूल्स का, अगर उस गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल आए, तो जो वेलोसिटी उसका एक्चुअल है उससे थोड़ा सा वेलोसिटी उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? वेलोसिटी इसका बढ़ जाता है, कितना से? डीसी से। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके नीचे वाला का जो होगा उसका वेलोसिटी थोड़ा कम भी होगा। आई होप सबको अब समझ में आ रहा होगा। तो उसका वेलोसिटी कम कितना से? डीसी से। तो इसीलिए हम अगर बीच वाले को मान लिए, बीच वाले को इधर से लेते हैं, बीच वाले का मान लिए सी है, तो ऊपर वाले का सी प्लस डीसी और नीचे वाले का सी माइनस डीसी। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब क्या है, इन लेयर्स में डिफरेंस, डिस्टेंस कितना है? dx से डिस्टेंस है। एरिया कितना है प्लेट का? a। अब ध्यान से एक चीज को समझते हैं। It can be observed from the diagram that the velocity of upper layer increases as the distance of layer from the fixed layer increases. जितना फिक्स लेयर से ऊपर वाले का डिस्टेंस बढ़ेगा, उसी तरह वेलोसिटी भी क्या होते जाएगा? बढ़ती जाएगा। प्लस डीसी, सी प्लस डीसी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने का, इसी को बोलते हैं, इस इंक्रीज या ग्रेडेशन इन वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग लैमिनार फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लैमिनार फ्लो। इफ द वेलोसिटी ऑफ लेयर एट अ डिस्टेंस dx इज चेंज्ड बाय अ वैल्यू dc, ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। कितना से? अगर dx से डिस्टेंस बढ़ाएं तो वेलोसिटी से भी dc से चेंज आएगा। then the velocity gradient is given by the amount dc by dx, ठीक है। अब क्या है कि भाई इसको मेंटेन करने के लिए, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको या वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा। किसमें? इस गिवन एरिया के अंदर। ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेयर्स। ये फोर्स जो होगा, ये फोर्स किसके होगा? प्रोपोर्शनल एरिया, इस एरिया का, और इस dc by dx मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a इंटू dc by dx। तो फोर्स इक्वल टू ईटा a dc by dx, वेर ईटा क्या है? वेलोसिटी, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
अब मान लेते हैं एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डीसी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डीएस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर सब 1 हो जाए तो एफ इक्वल टू एन मतलब ईटा। तो हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे बता सकते हैं? तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अभी मैंने बताया था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स, मतलब दो पैरेलल लेयर का जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था उसको मेंटेन करने के लिए जितना फ्रिक्शन हमको लगाना पड़े, है ना, कितना वेलोसिटी डिफरेंस पे 1 सेंटीमीटर, इतना 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का, और वो जो गिवन एरिया होना चाहिए कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसी को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर से समझना, जितना फ्रिक्शन हमको लगाना पड़े, ठीक है, किसको, उस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, कितने को, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड को, ठीक है, थ्रू दी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसी को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यूनिट क्या होगा भाई, 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना इसका 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान रखना ये हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ भी ले, ठीक है, ये हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। चलो, तो हम लोग को पता, ये बेसिकली होना चाहिए पता, ईटा इक्वल टू 1/3 डी एवरेज वेलोसिटी इनटू लैम्डा होता है। डी क्या है, डेंसिटी, और लैम्डा का वैल्यू पता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर रो, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1/3 सी डी सी, लैम्डा की जगह लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पे थोड़ा सा सबको ध्यान दो। अब d के जगह d इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वेलोसिटी। मास किसका, गैस का, मास किसका, गैस का। तो हमको तो वहां पता नहीं है कितना गैस है, तो हम मान लिए एक गैस का मास m है इनटू n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ गैस कितना है, n है, जो कि हम लोग शुरू में भी लिए थे, कैपिटल n लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं m इंटू n अपॉन v, और n अपॉन v इक्वल टू रो। आई होप सबको ये तो याद होगा, n अपॉन v इक्वल टू रो। तो हम बोल सकते हैं d इक्वल टू m रो, तो उसी को मैंने यहाँ पे d को m रो से रिप्रेजेंट किया, फिर c, फिर जो भी तुम्हारा है। उसके बाद इसको सॉल्व करते करते मेरे पास ईटा इक्वल टू 2/3 पाई टू द पावर 3/2 डी स्क्वायर इंटू एम के बी टी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टेम्परेचर और प्रेशर में क्या इफेक्ट है, तो ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। बट क्या कहीं प्रेशर कुछ दिख रहा है, क्या प्रेशर का कोई यहाँ पे मुद्दा है, नहीं है, है क्या। अगर मान लो वो रहता, रो रहता, तब भी समझ में आता प्रेशर पे डिपेंड करे, पर रो भी नहीं है, इसीलिए ध्यान रखना प्रेशर का कोई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे असर नहीं होता है। ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब इसके बेस पे इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल है भाई। तो फॉर ए गैसियस मॉलिक्यूल दैट कैन बी कंसीडर्ड टू बी रिजिड हार्ड स्फीयर, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो दे दिया, ठीक है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ कोलिजन डायमीटर d का वैल्यू दे दिया O2 एट 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट ईटा, और इसी को 10 बार में। तो सबसे पहली बात ये जो बोला कि यही निकालना और उसको 10 बार में, 10 बार में तो हो ही नहीं सकता कोई चेंज, क्यों, क्योंकि प्रेशर तो इंडिपेंडेंट है। तो अगर बार किसका है, प्रेशर का है, मान लो 1 बार में जो होगा 10 बार में अलग अलग थोड़े होगा, सेम ही तो होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो चलो 1 बार वाला तो निकल ही सकता है, फिर से वही सेम C का वैल्यू निकाल लिए और उसको यहां ले जाके पुट कर दिए, मेरा वैल्यू इतना आया। अब देखो वही चीज, सिंस ईटा ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो ईटा इक्वल टू 20.9 माइक्रोपास्कल सेकेंड एट बोथ 1 बार एंड 10 बार, 1 बार रहे 10 बार रहे, पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्लियर है। अब इसके बाद बेसिकली मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तुम लोग ईमानदारी से इन दोनों क्वेश्चन को अपने से घर में बनाना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आई होप कोलिजन पैरामीटर और विस्कोसिटी ऑफ गैस सबको समझ में आ गया होगा, और अगर सबको समझ में आया तो प्लीज सबको अच्छे से नोट्स वगैरह बनाओ, और चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है, और ज्यादा से ज्यादा भाई प्लीज चैनल को फैलाओ। और बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है। तो प्लीज हम लोग रेगुलर लेक्चर देंगे, टेंशन नहीं लो, और आ भी रहा है,
थोड़ा स्लो ही सही पर आ रहा है, क्योंकि भाई अगर थोड़ा स्लो नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि सब एक साथ डाल देंगे तो आधा पढ़ पाओगे आधा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।